दिशा निरूपण, दिशा के लक्षण, प्राची आदि व्यवहार हेतु दिक् यानी कि प्राची आदि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनको आयुर्वेद में प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची कहते हैं। इनके जो व्यवहार का जो हेतु है वो दिक् या दिशा कहलाता है। सच है एक, नित्य और विभु, यानी कि दिशा है वो भी क्या है, एक है, विभु है और नित्य। हमने पढ़ा आकाश, आत्मा, मन, काल और दिशा ये नित्य, विभु और एक होते हैं। उसके अलावा जो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है वो परमाणु रूप नित्य और कार्य रूप अनित्य होते हैं। उसके बाद है, इसमें ये भी समझ सकते हैं कि इसकी अपेक्षा यह दूर है, इसकी अपेक्षा यह निकट है। इस प्रकार के ज्ञान यानी कि परत्व, अपरत्व, दूर और समीप का जो ज्ञान कराता है वो है दिशा। उसके जो लक्षण है वो हम एग्जाम में अगर आता है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं पॉइंट के अंदर कि दिशा एक क्या है, स्वतंत्र सर्वव्यापी नित्य पदार्थ है। दिशा एक है, दिशा अविभाज्य है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि दिशा को 10 भाग में विभाजित किया गया है, प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची और ईशान, नैऋत्य, वायव्य और अग्निकोण, ऊपर और नीचे पर। लेकिन वो है कि लोक व्यवहार में हमें सहूलियत रहे, हमें आसानी रहे कोई चीज़ समझने के लिए, उसके लिए उसका विभाजन किया हुआ है, वरना दिशा है वो एक है, उसका कोई विभाजन नहीं किया गया है। उसके बाद है दिशा स्वतंत्र है। दिशा सर्वव्यापक है, यानी कि सब जगह मिलती है अपन को दिशा। फिर है कि दिशा क्या है, फिर है कि दिशा नित्य है, पूर्व पश्चिम आदि के व्यवहार का हेतु, यानी कि वही प्राची आदि व्यवहार का हेतु है। उसके बाद शुरू होते हैं दिशा के पर्यायवाचक शब्द। ये पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है इसका, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। दिक्, कुकुब, काष्ठा, आशा और हरित, इस प्रकार दिशा के कुछ पर्यायवाची बताए गए हैं। फिर है कि दिशा हमेशा एक होती है, लेकिन उपाधि भेद से उसके कुछ भेद किए गए हैं, यानी कि दिशा के उपाधि भेद से 10 भेद किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। प्राची, प्राची यानी कि पूर्व, प्रतीची यानी पश्चिम, उदीची यानी उत्तर और अवाची यानी दक्षिण। फिर है ऊपर और नीचे, ये हमें पता है। फिर इनके बीच में उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण, उत्तर पश्चिम के बीच में वायव्य कोण, पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण और दक्षिण पश्चिम के बीच नैऋत्य कोण। अब प्राची किसको बोला है, जो सूर्योदय के समीपवर्ती दिशा होती है उसको प्राची बोला है। उसके अलावा जो दूरवर्ती दिशा है वो प्रतीची यानी पश्चिम हो जाएगा। और फिर पूर्व मुख यानी पूर्व की ओर मुख करके कोई मनुष्य खड़ा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, उत्तर, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, दक्षिण यानी अवाची। फिर है कि ऊपर की दिशा होगी उसको बोलेंगे ऊर्ध्व, और जो नीचे की दिशा होगी उसको अधः बोलेंगे। फिर ये याद करने की ट्रिक है, इनके बीच का तो हमें पता ही है, याद करने की ट्रिक है कि हम पहले ये बना लेंगे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमें पता है। उसके अलावा हम ट्रिक से याद करेंगे कि V, E, A और N, वियान, वियान करके याद करेंगे तो ये याद रहेगा हमें। तो ये जो पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का हम एक प्लस की फॉर्म में डायरेक्शन का बना लेंगे। उसके बाद V फॉर वायव्य कोण, E फॉर ईशान कोण और A से अग्नि कोण और नैऋत्य कोण, यानी कि हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको। उसके बाद हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये पूरे ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण आदि सब हमें याद हो जाएंगे। उसके बाद है कि दिशा के गुण प्रशस्त पादभाषा के अकॉर्डिंग वही सेम टू सेम उभय गुण है जो हमें सब में लिखने हैं। संख्या, प्रणाम, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये 5 दिशा और काल में ये सेम मिलते हैं, 5 ही मिलते हैं। फिर है आयुर्वेद में दिशा ज्ञान का महत्व। हमें पता है कि आयुर्वेद शास्त्र चिकित्सा दृष्टिकोण से सब कुछ बातें रखता है, तो चिकित्सा शास्त्रीय दृष्टिकोण से दिशा का क्या महत्व है, तो इसके उदाहरण हमें स्वस्थ अर्थ में देखने को मिलते हैं कि सोच करते समय मुख किस दिशा में हो, दिशा किस दिशा की ओर बैठकर हमें खाना खाना चाहिए, किस दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए, किस दिशा में बैठकर पूजन आदि करना चाहिए, इन सब बातों का विस्तृत वर्णन हमें स्वस्थ अर्थ में मिलता है। फिर अगर रोगी की बात करें तो औषधियों के संग्रहण के लिए भी दिशा के लिए बताया है कि किस दिशा की वनस्पति श्रेष्ठ होती है, किस दिशा की ओर मुख करके हमें तोड़ना चाहिए, आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि जब हम मकान बनवाते हैं तब हम ये चीज़ें का लोक व्यवहार में ध्यान रखते हैं कि किस तरफ उसका मुख्य का मकान का मुख्य प्रवेश द्वार होना चाहिए, किस दिशा में किचन होना चाहिए, सब चीज़ें। फिर है
आयुर्वेद में जो पंचकर्म के दौरान चिंताक स्वेदन कक्ष होता है, ये उसके लिए निवास स्थान से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर भूमि का चयन करना चाहिए। कुटी प्रावेशिक रसायन में ये एक विधि है जिसमें रसायन सेवन करते तब कुटी में रहकर, यानी कि निर्वात विधि के अंदर वायु नहीं लगनी चाहिए, तो उसके लिए कुटी निर्माण की जाती है। तो उसका भी पूर्व उत्तर दिशा में हम कोई भी लगभग है जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स हैं चिकित्सा के लिए, कोई भी कक्ष निर्माण करते हैं उसका मुख पूर्व उत्तर दिशा में होना चाहिए। और औषधियों का संग्रहण भी पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उत्तर दिशा में उत्पन्न हिमालय की जो औषधियाँ हैं वो उत्तम प्रकार की होती है, ये हमें पता है अच्छे से। फिर जो सुश्रुत है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि हवा के बारे में, जो वायु है उसके लिए बताया है कि किस दिशा की वायु है वो कैसे गुण वाली होती है। सबसे पहले पूर्व की यानी प्राची दिशा से जो वायु आती है वो क्या होती है, मधुर, स्निग्ध और लवण युक्त, और गुरु दाहजनक होती है। तो दाहजनक है और लवण युक्त है तो वो क्या करेगी, रक्तपित्त को बढ़ाने वाली होगी। वो क्या करेगी, छत से युक्त, विषय व्याप्त और व्रण से पीड़ित मनुष्य हैं उनके लिए हानिकारक, और मधुर गुण है इसके लिए कारण वो कफ प्रकृति के मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। अच्छे किन के लिए है, वो वात प्रकृति वाले थके हुए मनुष्य जिनका कफ सूख गया उनके लिए ये अच्छी है, क्योंकि मधुर गुण के कारण कफ बढ़ाएगी। फिर है दक्षिण दिशा से जो वायु आती है, दक्षिण दिशा से आने वाली वायु क्या करती है, मधुर होती है और नेत्रों के लिए हितकारी होती है और दाह नहीं करती है। जो हमने पूर्व दिशा से पढ़ी थी वो मधुर थी लेकिन वो दाहजनक थी, इसलिए दाह नहीं करती, तो अंगों के बल को बढ़ाएगी, कुछ कसेली, रक्तपित्त शामक होगी, दाह नहीं करेगी तो और वात को भी प्रकोपित करने वाली है। फिर है पश्चिम दिशा से आने वाली वायु। जो पश्चिम दिशा से वायु आती है वो विशुद्ध, स्वच्छ होती है, रुक्ष, परुष, खर, एक तरीके से ये क्या है, वात के गुण आ रहे हैं इसमें, यानी कि ये क्या करेगी, वात को बढ़ाएगी, यानी कि तीक्ष्ण, कफ और मेद धातु का शोषण करेगी। वात को बढ़ रहा है इसका मतलब कफ की कमी होगी, और सद्य प्राणर माना है इसको, शरीर का भी शोषण करेगी। उसके बाद है उत्तर दिशा से जो वायु आती है वो क्या है, स्निग्ध, मृदु, मधुर, कषाय और शीत है, इसलिए यह क्या दोषों को प्रकोपित नहीं करती, अतः प्रकृतिस्थ तथा स्वस्थ पुरुषों के शरीर में क्लेद और बल को बढ़ाती है, और जो जिनमें धातुएं क्षीण हो रखी है, कोई क्षय से पीड़ित है, रस, रक्त आदि सारी धातुएं क्षीण हो रखी है उनके लिए हितकारी, यानी एक तरीके से उत्तर दिशा की वायु अच्छी बताई है। दक्षिण दिशा की वायु भी अच्छी है लेकिन वो वात को प्रकोपित करती है।